चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी देखते हैं, बिग साइंस का है, क्लास 6 के देखेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 देखने थे। चैप्टर 1 में है भोजन, यहाँ कहाँ से आता है तो देखते हैं पहला खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो फल और सब्जियां हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। और दूध देने वाली जंतुओं से हमें मक्खन, क्रीम, घी, पनीर आदि, दही इत्यादि ये सब मिलते हैं, जो सारे संसार में प्रयोग किए जाते हैं। फिर भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद देखें तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं, जिससे हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। आपने कभी सीताफल के फूलों को चावल की पित्ती में डुबोकर और तलकर पकौड़ी बनाया ही होगा। कुछ पौधे को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होते हैं और उनकी पत्तियों का प्रयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अनजान पौधे का परीक्षण किए बिना उसे खाने योग्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे विषैले भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठे रस, उसके रस को चूसती है, तो मकरंद को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इन मकरंद को भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सके। और ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। फिर हम देखें जंतु क्या खाते हैं, तो हमें 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जंतुओं के क्या खाते हैं, तो पहले हम वे वर्ग देखते हैं जो केवल पेड़ पौधे पादप का उपयोग करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। दूसरे वर्ग में वे आते हैं जो प्राणियों को खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। तीसरे वे आते हैं जो पेड़ पौधे पादप और जंतु का भी उपयोग करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। फिर हम चैप्टर 2 देखें, 6 क्लास वाला एनसीईआरटी साइंस वाला में चैप्टर 2 देखें तो उसमें है भोजन के घटक। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो हमें पादप या जंतु से मिलते हैं। और इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जो हमारे भोजन में मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो यह कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होती है। अगर प्रोटीन को हम देखें तो खाद्य पदार्थ में देखें तो बैगनी रंग का हमारे खाद्य पदार्थ में जो दिखता है वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वसा को देखें तो हमारे खाद्य पदार्थ में तेल की उपस्थिति को वसा को ही दर्शाता है। अगर इसे परीक्षण करें तो इससे हम एक कागज पर अपने खाद्य पदार्थ को रख सकते हैं। अगर उस कागज पर तेल का धब्बा दिखता है तो उसमें वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर तेल के धब्बा ना दिखाई दे तो वसा की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। उसके बाद हमारे खाद्य पदार्थ में विटामिन तथा खनिज लवण की उपस्थिति होती है। और उसके बाद देखें विटामिन पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से ही हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। वहीं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों की स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से हम जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है।
सूर्य से भी विटामिन डी हमें उपलब्ध होती है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक का खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं अधिकांश खाद्य पदार्थों के एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूं, चावल, बाजरा, तरबूज, आम, मक्का, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। मूंगफली, गिरी, तिल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, घी, ये सब वसा के स्रोत कुछ हैं। उसके बाद चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, ये सब कुछ प्रोटीन के स्रोत हैं। उसके बाद आम, पपीता, गाजर, दूध, ये सब विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। गेहूँ, यकृत, चावल, ये विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं। और दूध, मक्खन, मछली, अंडा, विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। पालक, मछली, अदरक, आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। तो दूध, केला, मिर्च, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। अमरूद, पालक, सेव, ये सब लोहे के कुछ स्रोत हैं। दूध, अंडा, कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। ये तो हम देख सकते हैं कि किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को अधिक रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से भी प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग हम करते हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर, नींबू, हरी सब्जियां, ताजे फल से भी जल की आपूर्ति हो जाती है। उसके बाद संतुलित आहार क्या है, तो देखते हैं। संतुलित आहार में सामान्यतः हम पूरे दिन जो भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होनी चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जो है यानी मूंग और चना से अंकुरित बीज बनता है। किण्वित भोजन जो दक्षिणी भारत में भोजन जैसे इडली है, उसके बाद आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज और दालों से बना है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार कर सकता है। हमें उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं? यदि छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभवतः है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण भी होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने से अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की भी हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों का प्रयोग कर सकें? हमारे लिए ज़्यादा वसायुक्त भोजन हमारे लिए ज़्यादा वसायुक्त भोजन करना हानिकारक हो सकता है। जैसे कि हम भोजन में अत्यधिक वसायुक्त भोजन करते हैं, जैसे समोसा, तली हुई सब्जियां, तली हुई पूड़ियाँ, राबड़ी, घी, मलाई, पेड़ा, मक्खन, ये सब हम करते हैं। एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषण की भी कमी हो जाती है। यदि हम इसमें देखते हैं अविभाज्य रोग देखते हैं, तब ये अभावजन्य रोग देखें तो एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन तो मिल सकता है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है तथा एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये रोग जो लंबे अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा हो और कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी इत्यादि पेचिशा आदि हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाता है और वह इतना दुबला हो जाता है कि उसे चलने में भी असमर्थ महसूस होती है। और इसी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हेतु संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग देखें तो विटामिन ए की कमी से हमें क्षीणता दृष्टिहीन होती है। विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थिया तथा दंत क्षय होता है। आयोडीन की कमी से घेगा होता है। लोहा की कमी से अरक्ता यानी कमजोरी होती है।